पेशीय संकुचन। इस मॉड्यूल में हम पेशी संकुचन के बारे में सीखेंगे। हमारे शरीर की सभी गतिविधियां जैसे चलना, दौड़ना हमारे शरीर में उपस्थित पेशियों के कारण ही संभव है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मायोफाइब्रिल मांसपेशियों की एक साधारण इकाई है जिसमें संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है जो कि मांसपेशियों को संकुचन में सहायता करता है। शरीर की गतिविधियों के लिए तंतु फिसलन सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है जो कि यह बताता है कि कैसे संकुचनशील प्रोटीन पेशी के संकुचन में कार्य करता है। यह सिद्धांत बताता है कि मांसपेशी का संकुचन पहले पतले तंतु को मोटे तंतु पर फिसलने से होता है। आइए इस सिद्धांत को विभिन्न चरणों में समझते हैं। पेशी संकुचन की प्रक्रिया की शुरुआत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस द्वारा प्राप्त संकेतों से होती है। यह संकेत इम्पल्स गामा स्नायु द्वारा सीएनएस से लाए जाते हैं। ये गामा स्नायु मांसपेशीय फाइबरों से जुड़े रहते हैं। गामा स्नायु तथा पेशीय जहां जुड़ते हैं वहां मिलकर एक मोटर यूनिट गामक इकाई कहलाते हैं तथा इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तथा मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। गामक स्नायु और पेशी की सार्कोलेमा के बीच का जोड़ स्नायु पेशी जोड़ कहलाता है। यह जंक्शन वास्तव में साइनेप्स है जो कि स्नायु और पेशी के मध्य एक छोटा रिक्त स्थान है। सीएनएस से आने वाले संकेतों का आवागमन एक विद्युत आवेश के रूप में होता है जिसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। साइनेप्स से स्नायु संकेत न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है जिससे एक न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच मुक्त होता है तथा सार्कोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल भेजता है। यह एक्शन पोटेंशियल पूरे पेशी फाइबर में फैल जाती है जिससे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रक्रिया सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का स्तर बढ़ा देती है जिससे एक्टिन ट्रोपोनिन में कैल्शियम आयन के साथ बैंड बनाने की क्षमता बढ़ जाती है जो कि ट्रोपोमायोसिन की सक्रिय बिंदुओं को उजागर कर देते हैं जिससे मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ बंध बना सकते हैं। इसी के साथ ही मायोसिन के सिरे अथवा क्रॉस ब्रिज एक्टिन के साथ बंध बनाना शुरू कर देते हैं। बंध बनाने के लिए ऊर्जा की पूर्ति क्रॉस ब्रिज पर उपस्थित एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होती है। हाइड्रोलाइसिस में एटीपेज एंजाइम की सहायता से एडीपी तथा पीआई में टूट जाता है। एक्टिन फिलामेंट ए बैंड की ओर केंद्र की ओर खींच लिया जाता है जिससे जेड लाइन एक दूसरे के नजदीक आ जाती है तथा सार्कोमेयर छोटे हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सिकुड़न की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है जिसके फलस्वरूप यह जो है कैल्शियम आयन की सहायता से अनवरत रूप से जब तक चलती है जब तक कि एक्शन पोटेंशियल का आना बंद ना हो जाए। हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संकुचन में आई बैंड छोटा होता है जबकि ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तनीय रहती है। एडीपी तथा पीआई के संकुचन के दौरान एटीपी मुक्त होते हैं इसलिए मायोसिन के सिरे क्रॉस ब्रिज एक्टिन के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं जब तक कि एटीपी का नया अणु क्रॉस ब्रिज पर ना आ जाए। उसके बाद एटीपी पुनः हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। यह चक्र बार बार अपनाया जाता है जिससे संकुचन की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलने लगती है। जैसे ही आवेश रुकता है कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलना बंद हो जाता है तथा सार्कोप्लाज्म का कैल्शियम आयन पर वापस से आने से यह वापस ले लिया जाता है। हम देखते हैं कि सभी तंतुओं में एक साथ स्फुरित नहीं होते, सभी तंतु एक साथ स्फुरित नहीं होते।
यह दो प्रकार के होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर तथा स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर में स्पेशली दो अवयव पाए जाते हैं। एक होता है मायोग्लोबिन कंटेंट, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान ही होता है, जिससे ऑक्सीजन के यूटिलाइज की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तथा दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन के यूटिलाइज के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, तथा इसीलिए इन्हें रेड फाइबर तथा एरोबिक मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कमर की पेशी में पाए जाते हैं। दूसरे हमारे फास्ट ट्विच फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनमें कि मायोग्लोबिन प्रोटीन कम पाई जाती है, जिसके कारण इनका रंग हल्का पीला तथा व्हाइट होता है, जिससे इन्हें व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। तथा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम पाई जाती है, जिससे इसमें अनएरोबिक एक्टिविटी अधिक हो सकती है तथा एरोबिक एक्टिविटी का अभाव पाया जाता है। यह विशेष रूप से यह पेशी हमारी आंख की पेशी में पाई जाती है।